हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एज विपिन अग्रवाल। एक्चुअल में हम लोगों ने नीट प्रेप के लिए बहुत सारे लेक्चर शूट करे हैं। इसमें अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 30 डेज के अंदर आपको पूरी केमिस्ट्री कैसे रिवाइज करनी है और किस तरीके से मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। हम लोगों के वीडियो लेक्चर को आपको ध्यान से करना ही करना है और साथ में हम लोगों की एक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उसको भी अगर आप ज्वाइन करें तो उससे भी बहुत बेनिफिट मिलेगा कि उन सारे लेक्चर का सारा जिस्ट उन क्वेश्चंस के थ्रू आपका रिवाइज होगा। तो अब देखिए क्या है कि 3 पार्ट होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। हर एक के लिए आपको करना क्या क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको करना क्या है कि फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को रिवाइज करिए एक बार, और हर फॉर्मूले पर आपको एक एक दो क्वेश्चन करने हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करने हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। नया कुछ नहीं करना है, जो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। और हर फॉर्मूले पे आपके 2-2, 3-3 क्वेश्चन अगर आप करते जाएंगे दैट इज एनफ। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है कि कहीं कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। कैलकुलेशन का पूरा ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी टॉपिक है, टॉपिक पे मोल कॉन्सेप्ट आ गया। अब मोल कॉन्सेप्ट के अंदर या फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको करना क्या क्या है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि एक चैप्टर में आपको कैसे रिवाइज करना है और क्विकली कैसे रिवाइज करना है। आपको इसके टॉपिक्स पता है। टॉपिक में मोल कॉन्सेप्ट का आपने पहला टॉपिक ले लिया, दूसरा टॉपिक आपने लिमिटिंग रिएजेंट का ले लिया। लिमिटिंग रिएजेंट के आपने 2-3 क्वेश्चन करे। मतलब हर चैप्टर को आपको इस तरीके से डिवाइड कर लेना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, हर एक के 2-2, 3-3 क्वेश्चन कर लेने हैं। लिमिटिंग रिएजेंट ले लिया, फिर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ले लिया। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के और जो मैंने वीडियो में करा रखे हैं ना, उसी क्वेश्चंस को केवल रिवाइज कर लोगे दैट इज एनफ। और उसके बाद क्वेश्चंस आप लगाते जाइए। 4th नंबर पे आपका आ गया इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इसको पूरा रिवाइज करके और इसके 4-5 क्वेश्चन आपने कर लिए। या अगर मान लो वीडियो लेक्चर आपने नहीं कराए तो आपको हर चैप्टर की एक जिस्ट निकाल लेनी है, हर टॉपिक के एक जिस्ट निकाल लेनी है और हर एक के ऊपर 2-2, 3-3 क्वेश्चंस करते चलना है। क्वेश्चंस नए नहीं करने हैं, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करने हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को समझते हुए आपको क्वेश्चंस को करना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन पर बहुत ध्यान रखना है। कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें बहुत होती है। दूसरा जब पार्ट आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक चैप्टर से काम नहीं बनेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसमें होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके माइंड में होनी चाहिए। सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माइंड पे होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आता है तो मल्टी चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होता है और इसमें जीओसी का पार्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। जीओसी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट का यूज करिए और चारों तरफ से देखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी है और गलतियाँ मैक्सिमम होती हैं, तो उन गलतियों को रिमूव करने के लिए आपको बहुत ध्यान से चारों तरफ से देखना है कि कहीं इधर से कंजुगेशन तो नहीं आ गया, इधर से तो रेजोनेंस नहीं आ गया। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखिए जो बेसिक चीज है RHI, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी सीक्वेंस में चलना है। रेजोनेंस सबसे पहले देखना है, फिर हाइपर कंजुगेशन देखना है, देन इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। अगर किसी क्वेश्चन में रेजोनेंस का इन्वॉल्वमेंट हो गया, सारे आंसर आपको रेजोनेंस के अकॉर्डिंग करने हैं। इन चीजों को भूल जाओ। हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। सीधे रेजोनेंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। अगर रेजोनेंस कहीं पर एब्सेंट है तब हमें इन 2 चीजों को देखना है और हाइपर कंजुगेशन को इंपॉर्टेंस देनी है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट तो हर जगह पर रहेगा, इंडक्टिव इफेक्ट में तो हर जगह पे रहेगा, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस सबसे लास्ट में होती है। आप लोग क्या करते हैं ना, पहले इंडक्टिव इफेक्ट से देख लिया, वो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया।
तो हाइपर कंजुगेशन देखना है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का कोई क्वेश्चन आ गया और मैंने कहा कि ये 2 कार्बोकैटायन हैं और इन कार्बोकैटायन में बताना है विच इज मोर स्टेबल। हम लोग पढ़ लेते हैं कि मोर इज द प्लस आई इफेक्ट, हायर इज द स्टेबिलिटी, उस हिसाब से इसे हो जाना चाहिए अगर केवल इंडक्टिव इफेक्ट को देखा। लेकिन यहां पर यह आंसर गलत हो जाएगा। यहां सबसे पहले हमें क्या देखना है, रेजोनेंस तो है नहीं, यहां पर क्या प्रेजेंट है, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड जब आप देखेंगे तो यहां पर 3 and 3 6 हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड हो गए। तो इट हैज 6 हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड और इस केस में कितने हो गए, 3 and 2 5 हो गए, 5 हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड। 5 हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड में अब ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड मोर इज द स्टेबिलिटी, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हो गया, ये। और इंडक्टिव इफेक्ट से देख लेते तो ये हो जाता, गलत आंसर हो जाता। हाइपर कंजुगेशन की इंपॉर्टेंस हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट से पहले। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जीओसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहां 3 ही चीजें हैं पूरी जीओसी के अंदर, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसे आप छोड़ दीजिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको किसको देनी है, रेजोनेंस को। अगर रेजोनेंस से क्वेश्चन का कोई आंसर निकल रहा है वही आंसर सही होगा, वहां पर हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट है डजंट मैटर, उसका कोई लेना देना नहीं होगा। ये एब्सेंट है तो हाइपर कंजुगेशन, ये एब्सेंट है तब आप किसको देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को देखेंगे। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सारे चैप्टर्स की रिएक्शंस और कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स पता होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स में कौन कौन सी आ जाएंगी, जैसे एस्टरिफिकेशन हो गया, कैनिजारो रिएक्शन हो गई, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, क्लेजन कंडेंसेशन हो गया, हॉफमैन्स ब्रोमेमाइड रिएक्शन हो गई, कार्बाइल अमीन रिएक्शन हो गई, राइमर-टाइमन रिएक्शन हो गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स आपको हर स्टेप की देख के जानी है, क्योंकि मैकेनिज्म बेस भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन चीज़ों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना है। 33% 15 क्वेश्चन आने ही आने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और इसमें गलतियाँ भी बहुत जल्दी होती हैं और सही भी बिल्कुल एकदम और आसान होती है। तो इसमें आपको बस अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है और कुछ नहीं, और इसके मैक्सिमम क्वेश्चन लगाओ, मैक्सिमम क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन वही करो जो आप लोग कर चुके हैं पूरे साल भर में, कोई नई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, अगर तुम्हें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चाहिए तो टेस्ट सीरीज से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। उसके बाद आपका आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बेसिकली 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो हमारे वीडियो देखो और दूसरी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इसमें मस्ट है, एनसीईआरटी को रटना नहीं है, आप केवल रीडिंग लगाइए, रीडिंग लगाइए। हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ, मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पूरा का पूरा करके जाना है, 3 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं, और बाकी का केवल एनसीईआरटी आप रीडिंग लगाइए, अपने आप वहां पर याद आ जाएगा। एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन करो, प्लस हमारे वीडियो लेक्चर देखो, भाई इतना सफिशिएंट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक को करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये 2 चैप्टर आप लोगों ने, जैसे वो हम लोग फिजिकल के पार्ट में कंसीडर करते हैं, लेकिन इन 2 चैप्टर को आपको अच्छे से कर लेना है। तो इस तरीके से आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल को ध्यान से करिए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, वीडियो देखिए। बेस्ट ऑफ लक।